हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हम लोग 12th भौत की इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी। इस इकाई 1 में स्थिर वैद्युतिकी में 2 अध्याय होते हैं। तो आज हम लोग पहला अध्याय पढ़ेंगे, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। तो स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा क्या है कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत बलों, विद्युत क्षेत्रों एवं विद्युत विभवों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी कि भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश के कारण कौन से विद्युत बल उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र होते हैं, विद्युत विभव होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। और भी आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर आवेश होने चाहिए। यानी स्थिर आवेशों के कारण विद्युत बल उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और विद्युत विभव उत्पन्न हुआ, इसके बारे में जहां पढ़ा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब आगे ये देखिए कि जिस आवेश के कारण ये सारी चीजें होती हैं वो आवेश है क्या। तो विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वस्तु विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। आवेश क्या है, वस्तु का गुण है। अब उस गुण के कारण क्या करता है, वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, ये सब क्या है, विद्युत प्रभाव है। चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारा भी उत्पन्न करता है। और अगर किसी दूसरे के विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र में जाए तो उस पर प्रतिकर्षण और आकर्षण लगता है, यानी कि उसका अनुभव भी करता है। यानी कि आवेश हो तो वह दूसरे पे विद्युत बल और चुंबकीय बल लगा भी सकता है और दूसरे का विद्युत बल और चुंबकीय बल अपने ऊपर अनुभव भी करता है। अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो उसको दिखाएंगे कैसे, निरूपित कैसे करेंगे, तो उसे क्यू से निरूपित, बड़ा क्यू से, कभी छोटा क्यू से, दोनों से निरूपित किया जाता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है आवेश का, वो क्या होता है, कूलम्ब, और उसको लिखते क्या से, कैपिटल सी से लिखा जाता है। अच्छा, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टैट कूलम्ब। एक कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है, तो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। स्टैट कूलम बहुत ही छोटा मात्रक है ना। और अगर इसकी वीमा की बात की जाए कि इसकी वीमा क्या होगी, तो देखते हैं हम लोग इसकी वीमा। तो अगर इसकी हम वीमा की बात करें तो वीमा किसकी, आवेश की, यानी क्यू की वीमा। और हम लोग फॉर्मूला 10 में पढ़े थे, क्यू बराबर IT, यानी आई की वीमा और इंटू टी की वीमा। तो ये जो आवेश होता है ना, करंट इंटू टाइम होता है, समय अगुने धारा, विद्युत धारा इंटू करंट होता है। अब देखिए, जो करंट की बीमा होती है वो क्या होती है, ए, और जो विद्युत धारा समय की बीमा होती है वो क्या होती है, टी। अब इस दोनों को एक जगह अगर मिला दे तो क्या बनेगा, AT। ठीक है, लेकिन जो बीमा में होता है ना, M और L हम लोग रखते हैं, तो इसमें M और L तो है नहीं, तो M0, L0, A1 और T1, ऐसे भी इसको हम बीमा को लिख सकते हैं, या सीधे AT भी लिखें तो भी सही है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि विद्युत आवेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, यानी कि विद्युत आवेश से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनके बारे में। पहला है कि विद्युत आवेश केवल 2 प्रकार के होते हैं तथा दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है, अर्थात एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक होता है। यानी एक +Q चार्ज होगा तो दूसरा क्या होगा, -Q चार्ज होगा। ये दोनों दो ही प्रकृति के विद्युत आवेश पाए जाते हैं, प्लस नहीं तो माइनस। जो वस्तु या परमाणु इलेक्ट्रॉन खोती है उस पर धनावेश, और जो ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। यानी कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए उस पर क्या आएगा, धनावेश आएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाए उस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश। ऐसा क्यों होता है, तो किसी वस्तु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, यानी जितना माइनस उतना ही प्लस। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो माइनस वाला कम हो गया तो उसमें प्लस आ जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला गया उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो इसलिए उसमें माइनस आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर शीशे की छड़, यह शीशे की जो छड़ है, अगर इसको हम लोग रेशम के कपड़ा से रगड़े, शीशे की छड़ को क्या चीज से रगड़े, रेशम के कपड़े से, रेशम कपड़ा से। तो शीशे की छड़ को रेशम कपड़ा से रगड़ेंगे तो होगा क्या कि शीशे की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में चला जाएगा, रेशम के कपड़े पे। यानी कि शीशे की छड़ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और रेशम के कपड़े पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगर हम एबोनाइट की छड़
को हम लोग ऊनी कपड़ा से रख रहे हैं, तो इसमें इसके ठीक विपरीत होगा जो पहले वाला शीशे की छड़ और रेशम के कपड़े में हुआ था। इसमें ऊनी कपड़ा से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चला जाएगा, इबोनाइट की छड़ पे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इस पे कौन सा चार्ज जाएगा, माइनस, और इस पे कौन सा चार्ज जाएगा, प्लस चार्ज जाएगा। ये बात आपको समझ गया। अब देखिए क्या एक और है कि समान प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आवेश के अंदर माइनस, यहां भी माइनस है, प्लस 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 माइनस। अब आप देखो यहां समान प्रकृति के आवेश है, दोनों माइनस है, तो प्रतिकर्षित करेगा यानी एक दूसरे से दूर भागेगा। फिर यहाँ देखो दोनों प्लस है, यहां भी समान है, तो ये भी एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागेगा। लेकिन ये एक ही जगह प्लस है, दूसरी जगह क्या है, माइनस है, तो ये इसके तरफ आकर्षित होगा और इसके तरफ। समान प्रकृति वाले प्रतिकर्षित हुआ, दूर भागा, और विपरीत प्रकृति वाला क्या हुआ, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुआ। तो आगे देखते हैं हम लोग और तथ्य। क्या लिखा है कि विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे के संपर्क में आने पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दिए। अब देखिए जो विपरीत प्रकृति वाले आवेश हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों को अगर एक जगह रख दे, जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु पे 4 प्लस चार्ज है और उस पर 4 माइनस चार्ज दे देंगे, तो ये माइनस और प्लस आपस में मिलकर खत्म हो जाएंगे और उस पर कोई आवेश नहीं होगा, यानी एक दूसरे को क्या करता है, निरस्त कर देता है। और इसी निरस्त करने के गुण के कारण बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकी वैज्ञानिक था, एक का नाम दिया धन और एक का नाम दिया ऋण, क्योंकि धन और ऋण ही एक दूसरे को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। अगर आप पे कोई धन है और कुछ कर्ज है और धन दे दीजिए, कर्ज खत्म हो जाएगा, ना आपके पास धन रहेगा ना कर्ज रहेगा, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर दिया। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतया वस्तुएं विद्युत उदासीन होती हैं क्योंकि उनमें आवेशों की अवस्था संतुलित होती है। हम क्या बोले थे कि सामान्यतः जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी किसी वस्तु पर जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर दिए, तो यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं हो रहा है। और जिस वस्तु पे कोई आवेश नहीं होता है उसे हम लोग विद्युत उदासीन करते हैं। तो सामान्य केस में वस्तुएं क्या होती है, विद्युत उदासीन होती है। अब अगला क्या है, एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, परंतु गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती है। अगर कोई आवेश रुकी हुई है, ठीक है ना, स्थिर आवेश है, जैसे हम कलम को यहां से रगड़े, है ना, बाल में, जैसे आपने एक उदाहरण भी यहां पे देखा हुआ था, है ना, कि जैसे यहां पे था ना, एक विद्युत आवेश केवल 2 प्रकार के होते हैं, है ना, विपरीत आवेश होती है, धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है। जो वस्तु या परमाणु इलेक्ट्रॉन होती है उन पर धनावेश आ जाता है और उस पर ऋण आवेश आ जाता है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी में एक था कि कलम हमारे पास है, इस कलम को बाल में अगर हम रगड़ेंगे तो इस पे एक आवेश आ जाएगा, और वो आवेश कौन सा होगा, वो होगा स्थिर आवेश। आप देखो कैसे होगा स्थिर आवेश, जैसे मान लीजिए कलम का ये एक सिरा है, इस सिरा को बाल में रगड़ेंगे तो आवेश यहीं उत्पन्न होगा, इस वाले सिरे पे नहीं आएगा, नींव वाले सिरे पे, तो स्थिर आवेश है। तो स्थिर आवेश की तरफ चारों तरफ केवल चुंबकीय विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन जो गतिमान आवेश होता है उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, जिसको ऑर्स्टेड ने प्रयोग करके बताया भी था। और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, यानी गतिमान आवेश के कारण चुंबकत्व। अब देखो क्या है, किसी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसकी बाहरी सतह पर रहता है, अर्थात समान त्रिज्या वाले ठोस तथा खोखले गोले समान आवेश धारण करते हैं। यानी कि अगर किसी भी चालक को आवेश देंगे तो उसके कौन सी सतह पर चला जाएगा, बाहरी सतह पर। जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल को हम चार्ज इंजेक्शन से अंदर भी डाल देंगे तो भी चार्ज कहां पहुंच जाएगा, बाहरी सतह पे। तो 2 को समान त्रिज्या वाला गोला होगा तो दोनों का बाहरी सतह बराबर ही होगा, तो उस पर आवेश भी बराबर ही रह सकता है, ठीक है। अब आगे क्या है कि समरूप सतह पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है एवं असमरूप सतह पर आवेश घनत्व एक समान नहीं होता है। आवेश उन बिंदुओं पर अधिक होता है जहां वक्रता त्रिज्या न्यूनतम होती है। जैसे देखिए आप, ये मान लीजिए कि एक गोला है और इसका सतह क्या है, समरूप है, और एक और बनाते हैं हम लोग, ये सतह समरूप एक जैसा सभी जगह है नहीं है,
तो इस पे जो आवेश का वितरण होगा वो एक समान होगा, क्योंकि इसका सतह गोला का सतह क्या है, समरूप है। लेकिन अगर इस फिगर पे देखें तो यहाँ एक समान होगा, लेकिन जहां कम त्रिज्या है वहां आवेश क्या हो जा रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। जहां वक्रता त्रिज्या न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर अधिक होता है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या न्यूनतम है तो यहाँ आवेश क्या है, अधिक मात्रा में है। अब ये अगला जो हमारा है फैक्टर, वो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। साबुन के बुलबुले को अगर आवेशित किया जाए तो वह फैलता है, क्योंकि सतह के ऊपर समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होने के कारण बुलबुले की सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है। मान लीजिए कि साबुन का बुलबुला है, इसके चारों तरफ क्या है, अगर इसको आवेशित करेंगे तो इस पर आवेश दिए कौन सा, प्लस। तो अब इसके सतह पे प्लस आवेश है, तो प्लस और प्लस के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल यानी एक दूसरे से आवेश क्या जाएगा, दूर भागेगा, और दूर भागने के कारण इसका बुलबुले का जो सतह है वो भी क्या होगा, फैलना शुरू होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना सरकारी नौकरी के एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि साबुन के बुलबुले को अगर हम आवेशित करें, चार्ज दे दें, तो उसका सतह क्या होगा, उसका सतह फैलेगा, सिकुड़ेगा, ना फैलेगा ना सिकुड़ेगा, ऐसा करके आता है। तो आप समझ जाइए फैलता है, और फैलने का रीजन क्या होता है, तो एक ही मात्र रीजन है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण बुलबुले का सतह का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है और फैलता जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझना है तो वीडियो को कई बार देखें, एक बार, दो बार, तीन बार देखें। और ये पूरा 12th भौतिकी चैनल पे आएगा, तो इसको सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।